The burden of buying planes on your own and having them in your inventory was putting a lot of pressure on the financials of the airlines. So one innovative model came out, which was the leasing model. और ये जो 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे लीजिंग इसमें, वो सारे अलग अलग देशों में बैठे होते हैं। और जब आप इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन ऐसे डील करते हो, कई सारे समस्या आते हैं कि ये लीजिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और 2001 में इसी कारण के साथ उन्होंने सोचा ग्लोबली सिविल एविएशन को ग्रो करना है तो हमें कोई कॉमन ज्यूरिसडिक्शन लेके आना पड़ेगा। The Law Ministry suggested at that time that India can accede to this convention by giving a cabinet approval, and we have become a signatory of the Cape Town Convention. 2015 में लीजिंग बिजनेस भी चल रहा था, स्पाइस जेट के पास 2-3 लेसोर के प्लेन्स आए और स्पाइस जेट वापस पे नहीं कर पा रहा था उनको। तो फिर लेसोर्स ने उनको सोचा अगर ये पे नहीं कर पाएंगे तो हमें वापस लेना चाहिए प्लेन। तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था, इडेरा एग्रीमेंट, जिससे कि 5 दिन में वो वापस प्लेन लेके जा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन जो एयरक्राफ्ट का बिजनेस रहता है वो हमारे सरकार के अंदर जो डीजीसीए है वो करता है। तो लेसोर डीजीसीए के पास गया और उन्होंने बोला कि ये तो पैसे नहीं दे रहे तो हमें वापस लेना चाहिए। पर डीजीसीए उस समय बोलता है कि जो अभी जो लॉ है, कोई लॉ ऐसा नहीं है कि जो मेरे को प्रावधान देता है कि मैं आपको ये एग्रीमेंट के तहत डी रजिस्टर करूं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रूल्स बदला हमने कि डीजीसीए को पावर दिया कि आप डी रजिस्टर करो। बट वी ऑल शुड रियलाइज दैट द रूल्स आर अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लॉ ऑलवेज इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन। सो द शक्ति लॉ के साथ, अधिनियम के साथ जो मिलता है वो रूल्स के साथ मिलता नहीं है। और बहुत सारे बड़े बड़े एविएशन से रिलेटेड कंपनी वो सब मिलकर एक ग्रुप बनाए, एविएशन वर्किंग ग्रुप, और वो हर क्वार्टर में केप टाउन कन्वेंशन का कंप्लायंस एक इंडेक्स निकालते हैं, स्कोर निकालते हैं कि किस तरह से ये इस देश में क्या स्कोर है। और ये सारे इंसिडेंट्स होने के बाद उन्होंने देखा यहां पे तो लीजिंग करना बहुत मुश्किल है, यहां तो यहां के लोकल लॉस के वजह से तो हमारे एयरक्राफ्ट फंस जाएंगे अगर कोई पे नहीं कर पाए तो क्यों करें यहां पे बिजनेस। तो वो जब लेते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ये कंप्लायंस का स्कोर कम हो गया, कितना कम हो गया, 50 तक आ गया नीचे। सिंगापुर हैड अराउंड 92, यूएसए हैड अराउंड 90, न्यूजीलैंड हैज अराउंड 90, आयरलैंड हैज अराउंड 89। तो अगर ये स्कोर कम हो जाता है तो प्लेन लीज करने में हमारा जो प्रीमियम रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और कितना हद तक बढ़ेगा, ये 8 से 10%, ये काफी लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था। तो ऐसा है कि अगर लीजिंग का स्कोर कम हो गया तो इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे जहां पे आपको लीजिंग करने में बहुत सारी दिक्कत होंगी। एंड द रेट ऑफ विच द प्लेन्स आर कमिंग इनटू द कंट्री आर अप टू 5 to 10 ओनली, क्योंकि कोविड के बाद उसके सप्लाई चेन के उसके इश्यूज हैं, तो प्लेन बन के आने में बहुत समय लगता है। तो 1700 प्लेन्स अगर हम बोलें कि 5 से 10 हर महीने में आ रहे तो ये 1700 कब तक आए। पर एयरलाइंस के मन में है कि इतना बड़ा डिमांड है, हमें इतने सारे प्लेन्स चाहिए। अब तुरंत अगर प्लेन्स हमें लाने पड़ेंगे तो लीजिंग ही एक मौका है कि लीजिंग कहीं किसी के पास है तो तुरंत लेके आए। और लीजिंग का प्रीमियम आप इतना बढ़ा दोगे क्योंकि यहां पे संविधान उसके हिसाब से नहीं है, उसके लॉस इतने यहां पे प्रोटेक्टिव नहीं है, तो उसके लीजिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कोई देने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। तो प्लेन्स उतने जितने चाहिए उतने आएंगे नहीं, और जो आएगा वो भी बड़े दाम पे आएगा। तो एयरलाइंस का तो जैसे आपको पता है वो तो बिजनेस का वो है, तो जैसे उसका वो लीजिंग कॉस्ट बढ़ेगा उसका वो तैरते वो पैसेंजर पे ही पड़ेगा। अब फिर एयरफेयर्स का वही डिस्कशन चलता रहेगा। तो क्योंकि हमें एयरफेयर्स भी रीजनेबल रखने हैं और एयरक्राफ्ट के फ्लीट भी हमारे देश के अंदर बढ़ाना है, तो उसके सेंस में ये बिल हम लेके आए। और मैं सोचता हूं कि आप थोड़ा स्टोरी इसका समझ गए होंगे। तो इसका मेन कारण हमें ये बिल लेके आने के लिए इतना है कि हमें AWG ग्रुप में जो स्कोर है उसको हमें बढ़ाना था।